तो केस करना था बिफोर वी स्टार्ट टू द केस। हमारा एक कॉन्सेप्ट था फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग, मैंने आपको भेजा भी था। तो एक मैं चाह रहा था कि उसका आपको जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि उसकी ज़रूरत क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। अच्छा, तो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट से पहले प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये आती है हमारे यहाँ बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में खासतौर पे, कि वो सही पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। ठीक है, आपने खुद देखा कि बैलेंस शीट जो है वो, उसमें जो एसेट है उसकी वैल्यूएशन होती है वो हिस्टोरिकल वैल्यू पर होती है, जबकि आपके मार्केट वैल्यू जो है वो सही पिक्चर होती है। हम ये कहते हैं कि बैलेंस शीट टेल्स यू अबाउट द कंपनी, ठीक है ना, कंपनी की परफॉर्मेंस को बता, कंपनी की उस वक्त की प्रॉपर्टी को बताती है, कंपनी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो बैलेंस शीट कभी जो है वो सही पिक्चर नहीं दे रही होती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। अच्छा, कभी तो ऐसी होती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बैलेंस शीट में जो वैल्यू सही नहीं हुई हुई होती, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। और उसके हमने उसका वो भी बताया कि अगर अगर कोई चीज़ वैल्यू सही नहीं हुई होगी तो उसका इम्पैक्ट जो है, अगर उसको मार्केट वैल्यू पे करेंगे तो उसका अफेक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में पड़ेगा, उसकी वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से हम ये नहीं करते। ठीक है। हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सिरे से बैलेंस शीट में होती ही नहीं है और उसका अफेक्ट आपकी प्राइस पे पड़ रहा होता है। कोई ऐसी चीज़ जो बैलेंस शीट में मौजूद ना हो और उसका अफेक्ट प्राइस पे पड़ रहा हो, उसको कैसे अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि शेयर की प्राइस अगर इतने रुपए है तो उसके अंदर ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ रही है, और कुछ ऐसी कैश फ्लोज होती हैं कि जो करंटली होती नहीं है अवेलेबल, फ्यूचर में आ रही होती हैं। कोई फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं जिसकी वजह से वो कैश फ्लोज आ रही होती हैं। तो अब वो चीज़ बैलेंस शीट में मौजूद नहीं है। तो उस केस में अगर ऐसा केस है तो हाउ वुड यू बी रिकनसाइलिंग कि भाई ये जो बैलेंस शीट बता रही है वो करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल कहूँ कि गूगल है जैसे, अल्फाबेट जिसको जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, या एप्पल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, मार्केट कैप, कोई किसी को आइडिया है? जी, एनीबडी? आपके पास तो गूगल मौजूद है, उसमें निकाल लें। जी, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। कितनी है मार्केट कैप गूगल की? अल्फाबेट के नाम से होगी रजिस्टर्ड, सर्च करें। मेरा पास 800 900 बिलियन डॉलर की वन कंपनी है ये। ट्रिलियन 1 ट्रिलियन है सर। कितनी, सॉरी? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन की ना, कोई 1 ट्रिलियन डॉलर की ये कंपनी है नहीं। मार्केट कैप का मतलब ये है कि जो उसकी प्राइस है उसको अगर मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है। तो एक कंपनी है विच इज़ अ कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 ट्रिलियन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन जो है ये मुल्कों की जीडीपी के से भी ज़्यादा होता है बेसिकली। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 1 ट्रिलियन का नहीं है, ठीक है ना। बड़े बड़े मुल्कों का जो है जीडीपी ट्रिलियन डॉलर से प्लस होता है। ठीक है, तो ट्रिलियन डॉलर का जो अगर कंपनी है, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप उसकी बैलेंस शीट खोलें तो ट्रिलियन डॉलर के कौन कौन से एसेट्स होंगे उसके अंदर। गूगल के पास एसेट्स क्या हो सकते हैं? गूगल के पास क्या हो सकते हैं? गूगल के पास उसकी गुडविल है सर्वर तो। सर्वर हो सकते हैं। अब सर्वर जो है, अब सर्वर किया क्या, 1 ट्रिलियन डॉलर के सर्वर डले हुए हैं उसके पास। मतलब सर्वर की कीमत हार्डली 100 मिलियन डॉलर होगी, मतलब 1 बिलियन भी नहीं होगी मेरे मेरे ख्याल। तो अब सवाल ये है कि वन अगर आप वन ऑफ द एसेट है सर। और कौन से एसेट्स हो सकते हैं? जी, तो पेटेंट्स वगैरह होंगे। पेटेंट उस वक्त होता है जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं। अगर लेट सपोज आपने कोई इनोवेट किया है, जैसे अगर लेट सपोज आपके पास कोई कोई अपनी चीज़ है, तो उसमें तो पेटेंट काउंट नहीं होगा। टेक्निकली पेटेंट जो होता है वो ये होता है कि व्हेन यू पे समथिंग एक्सटर्नल उसमें ना। तो और क्या हो सकता है कोई? लोगों का डाटा। अकाउंट लोगों का, देखें, अब सवाल ये है कि बैलेंस शीट के अंदर जो है लोग तो नहीं आते ना। यू डोंट ओन पीपल, तो वो तो आप उनको हायर करते हैं।
और बैलेंस शीट में तो एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं ना, एसेट्स इक्विटीज वगैरह आते हैं। तो जो आप ओन करते हैं सिर्फ वो चीज यूजर आती है ना। अकाउंट, जी हाँ। यूजर अकाउंट्स, यूजर अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में यूजर एसेट्स। अकाउंट क्यों आएंगे? तो यूजर अकाउंट अगर एसेट्स है, एसेट्स अगर आपके यूजर्स हैं, तो क्या वो बैलेंस शीट में यूजर्स आएंगे कि नंबर ऑफ यूजर्स आ सकते हैं बैलेंस शीट पे एज एन एसेट? क्या वो एसेट आपके पोजीशन में है? सर अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जो ये सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं, सेल करते हैं बेसिकली, वो है। अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा 100% कैश सेल्स हो जाती है, तो फिर उसको रिसीवेबल भी जीरो हो जाएंगे। ये तो और अच्छी बात है जी। क्या कोई कंपनी में क्या खास, असल में हम ये फोकस कर रहे हैं कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं ना, जो कंपनी, जो कैटलिस्ट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जिससे आप प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप इमेजिन करें किसी कंपनी में, तो कुछ एसेट्स होता है जिससे वो सेल जनरेट कर रही होती है, जिससे आप परफॉर्मेंस जज करते हैं। अब ये गूगल है, अब उसके अंदर कौन सा फिक्स एसेट है जिससे परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं? तो कन्वेंशनल टर्म के अंदर हो सकता है हमने वो जो है शायद एसेट सही तरह से इसको इंक्लूड ही नहीं किया हो। बहुत सारे एसेट्स होते हैं कि जो जो अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन के अंदर, लेकिन आपके अकाउंटिंग टर्म में वो एसेट नहीं कहलाते। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, मे बी आइडिया? सर आईटी प्रोफेशनल्स आईटी बेसिकली। प्रोफेशनल तो कैसे एसेट हो सकता है? आईटी नहीं प्रोफेशनल तो एक वो है, आप उसको हायर करते हैं फॉर, उसको आप सैलरी रेंट सैलरी देते हैं, तो वो तो आपकी एक्सपेंस में आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट वो में। रिसोर्स है, वो तो रिसोर्स है सर। सर प्रॉपर्टी हो सर सकती है, हाँ, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या 1 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी होगी इनके पास? और क्या ये प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर है जिसकी वजह से इनकी रीवैल्यूएशन की वजह से इसका बिजनेस, इसका जो टर्नओवर 1 ट्रिलियन हो गया है? मतलब क्या होगा, मतलब अमूमन जो है जो एसेट्स होते हैं दे आर बेसिकली यूज्ड इन प्रोडक्शन ना, कोर, जिसको हम जिसने हमने पहले बात की ऑपरेटिंग एसेट्स। तो ऑपरेटिंग एसेट्स क्या है इसके? अगर 1 ट्रिलियन की कंपनी है तो उसके कोई 500 बिलियन के तो ऑपरेटिंग एसेट्स होने चाहिए ना, जो जो आप समझ में आ रही है कि भाई कोई फैक्ट्री हो, कोई 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 बहुत सर बड़ी जो बेसिकली प्रोडक्शन। जी इसका जो एसेट होगा वो इसके जो जो सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल सर्च इंजन है बेसिकली, हाँ ये जिससे वो अर्निंग जनरेट कर रहा है, तो ये इसका हाँ, एसेट है। ये उसका एसेट है। अच्छा, ये एसेट जो है आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे बैलेंस शीट में? क्या रिकॉर्ड हो सकता है एसेट? क्योंकि सर फिजिकल नहीं है, ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर एक आइडिया है ना बेसिकली, जी जी। ये एक आइडिया है, ठीक है। अब अच्छा दूसरा सवाल ये है कि अब इसको आपने रिकॉर्ड किया, अगर किया भी रिकॉर्ड लेट सपोज, तो आप उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? आपने उसमें जो R&D के एक्सपेंसेस जो है किए उसको कैपिटलाइज कर लिया, मे बी आपने R&D एक्सपेंसेस किए, आपने कोई उसके उस कैपिटलाइजेशन की, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट फिक्स एसेट। तो लेकिन मार्केट में तो उसकी वैल्यू कुछ और है। तो यानी कि आप 1 ट्रिलियन की तो R&D नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि जो एसेट की जो वैल्यू है, यानी कुछ एसेट्स हैं जो कि बैलेंस शीट पे होते ही नहीं है, नंबर वन। किसी ने बात की गुडविल की। गुडविल क्या है बेसिकली, किसी को पता है? हाउ डू यू, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से क्या होती है, हाउ डू डिफाइन अ गुडविल? एनीबडी? कोई बताएगा? सर ये ट्रेडमार्क होता है एक तरीके से। ट्रेडमार्क और गुडविल में क्या फर्क है? सर गुडविल को ट्रस्ट कह सकते हैं कि जो कस्टमर का ट्रस्ट होता है कंपनी के ऊपर, कि जो उनकी प्रोडक्ट होगी वो रिलायबिलिटी, आप इस तरह के फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है उस नहीं, पर वो तो आपकी जनरल डेफिनेशन है, मैं बता रहा हूँ अकाउंटिंग टर्म में गुडविल। यहाँ कोई अकाउंटेंट बैठे हैं क्या? सर टोटल एसेट में से आप जो नॉन जो करंट एसेट टेंजिबल आएंगे। एसेट होते हैं। वन एट टाइम, जी जी करंट बताएं। हाँ सॉरी, क्या? नॉन करंट एसेट सर, नॉन नॉन करंट नॉन करंट एसेट आप ये कह रहे हैं? नहीं एसेट। जी जी। सर गुडविल वो डिफरेंस तो नहीं है कि यू नो व्हाट शोज इन द बुक्स एंड व्हाट द एक्चुअल वैल्यू, यस मतलब जो वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है, द एक्चुअल वैल्यू हाँ, ऑफ द बिजनेस एंड द वैल्यू व्हिच इज इन द मार्केट, सो द डिफरेंस इज गुडविल। देखिए मैं आप बिल्कुल सही कहा जो बात। देखें गुडविल क्या है बेसिकली, गुडविल जब आप कोई चीज़ बेचने जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको आपकी जो बुक वैल्यू ऑफ आपके शेयर हैं वो लेट सपोज 20 रुपए हैं, लेकिन जो एक्वायर जिसने किया है उसने आपको 30 रुपए दिए हैं,
अब सवाल ये है कि वो 10 रुपये एक्स्ट्रा जो दिए हैं उसको एसेट साइड पे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एसेट तो आपके 20 रुपए के हैं, आपके पास कैश आया 30 रुपए, तो वो 10 रुपए कहाँ अकाउंट फॉर करेंगे। तो अब वो ये करते हैं कि 10 रुपए का एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब ये होता है, यानी अगर हम समझें तो गुडविल का मतलब आपकी नेक नामी कह लें उसको। अब प्रॉब्लम है कि जो कंपनी बिकती नहीं है उसकी तो गुडविल नहीं होगी। तो गुडविल इट ऑलवेज कम्स इनटू प्लेस जब आपकी कंपनी सेल हो रही होती है, व्हेन यू आर पेड मोर देन यू आर वर्थ। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सेल ही नहीं होती है तो देयर इज नो गुडविल इन दैट कंपनी एट द स्टार्ट। ठीक है, जैसे अब आपकी बात की ना डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू, क्योंकि जब आप कोई चीज बेचने जाते हैं तो वो आपको बुक वैल्यू पे नहीं लेगा, आपको मार्केट वैल्यू पे लेगा। तो डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज गुडविल। तो अगर हम ये कहें कि गुडविल इज एरर ऑफ जजमेंट, गुडविल इज एरर ऑफ जजमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो आपकी जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको आपने गुडविल में अकाउंट फॉर कर दिया। अच्छा, गुडविल इटसेल्फ डजंट रिप्रेजेंट एनीथिंग, सही ना। जब अब उसका जो आपने नाम देना था उस प्लग इन अकाउंट का, तो आपने उसको प्लग को आपने नाम ले लिया गुडविल का। एक्चुअली गुडविल डजंट रिप्रेजेंट एनीथिंग। गुडविल को आप कैसे कहेंगे? वो तो बेसिकली मार्केट और बुक वैल्यू का डिफरेंस है। तो वो आपने कहा कि वो डिफरेंस इसलिए है कि मार्केट में आपकी नेक नामी है, गुडविल है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? सो दैट मीन्स के ये गुडविल आई इसी वजह से है कि जब आपकी बैलेंस शीट जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करती करंट पोजीशन को, यानी मार्केट वैल्यू को। सो तो उसको एडजस्ट करने का तरीका गुडविल निकाल लेते हैं। अब नाउ इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यू कैन नॉट कंपेयर टू कंपनीज बाय द बैलेंस शीट। वाई? बिकॉज अगर कोई कंपनी, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई कंपनी 100 साल पुरानी है तो उसका जो बुक वैल्यू होगी एसेट की वो 100 साल पहले की होगी। वही अगर एसेट अगर आपने नया कोई लिया है नई कंपनी में तो उसके एसेट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2 ये है कि मार्केट जो आपको आपके एसेट, यानी कि जो आपकी वर्थ है मार्केट की, वो आपके एसेट से नहीं शो हो रही होती, जिसकी वजह से आपको मजबूरन गुडविल शो करना पड़ता है। अगर कंपनी जो है बहुत पहले एक्वायर हुई है तो उस जमाने की गुडविल बता रही है, आज की गुडविल नहीं बता रही। अगर कोई कंपनी पहली दफ़ा कोई बिकने जा रही है या कभी उसको सेल ही नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि उसकी गुडविल मौजूद ही नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। तो दैट मीन्स कि आप यार कैसे उसको कह सकते हैं कि तो बैलेंस शीट डजंट रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस शीट के अंदर मेजॉरिटी जो है बुक वैल्यू पे आती है। तो इसका जो एक ऑल्टरनेटिव एक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ ऑपरेशनल थिंग कि उसको कोई ऑपरेशन किया है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि एक कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का। ये काफ़ी जो है लोगों में पॉपुलर भी हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के हद तक है। अच्छा, यहाँ बताने का मकसद ये है कि बिकॉज हमारा जो कंसर्न है, वी आर नॉट कंसर्न विद द डिस्क्लोजर, एक्चुअली वी आर जस्ट कंसर्न कि हम किस तरह लॉजिकली अकाउंटिंग को वो कर सकें, नहीं उसको डिसाइफर कर सकें फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हमारे पास तो कोई बाउंडिंग्स मौजूद नहीं है। तो जब बाउंडिंग मौजूद नहीं है तो कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा ना हम इसको देख लेते हैं। तो लेट मी टर्न टू दिस स्लाइड। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक्चुअली अस्वाद दामोदरन, ये बहुत मशहूर फाइनेंस का जो है गुरु माना जाता है। स्टैनफोर्ड में इसका वो है, पढ़ाता है, वन ऑफ द टॉप फाइनेंस जो टीचर्स हैं। तो उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो वो मुझे आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, सो मैंने वही चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो विल जस्ट गो थ्रू फ्यू स्लाइड्स, ठीक है ना, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हम आगे नहीं जाएंगे डिटेल में। ये एक्चुअली ये उसकी वैल्यूएशन की क्लास से लिया है, उसकी जो स्टैनफोर्ड में वैल्यूएशन की जो कोर्स था उसका एक कंटेंट है। बहरहाल, तो दिस इज बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया व्हाई फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, व्हाट इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज बेसिकली कि जब आप जो अकाउंटिंग में, यानी कि जो आप वैल्यू दें कोई एसेट्स की, दैट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू। ठीक है, इसके बाद जो है व्हाट आर द अप्रोच, 3 पॉइंट्स टू मेक द ड्रीमर टू मेक अकाउंटिंग वैल्यू रीजनेबल मेजर ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी। यानी कि आप अगर बिल्कुल ही ड्रीमर इसलिए कहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपकी जो अकाउंटिंग वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू हो जाए। प्रैग्मेस्टिक क्या है, इट इज इफ वी मार्क एसेट अप टू द फेयर वैल्यू, इन्वेस्टर विल हैव अ बेटर आइडिया
ठीक है ना। दूसरा जो प्रैग्मेस्टिक है, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं एसेट जो है वो दैट बुक वैल्यू पे होगी, बट लेकिन आप उसको मार्क टू मार्केट करते रहें और उसका इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में दिखाते रहें, ताकि इन्वेस्टर वुड हैव एन आइडिया अबाउट द करेक्ट एसेट्स, what the firm is worth, and there should be therefore less uncertainty about the true value. और तीसरा marginalistic है, the fair value accounting, even if imperfect and noisy, will provide investor with useful additional information. Now the third one is the fair value accounting, so that will provide additional information. यानी कि this is not basically a standalone thing in a true sense, but it's an additional thing. Marginalist का मतलब भी additional होता है. तो basically if you are using your accounting side by side, अगर आप ये accounting भी करेंगे तो that will add up to the information. It will not ये नहीं है कि without accounting you can use that. ठीक है ना. There are some accountants who believe that it is possible to replace the current accounting balance sheet with one that reflects the true value. So how it is possible, ये हम आगे discuss करते हैं. In their vision, investors would not look at market to assess the fair value of the company, but look at the accounting statement. यानी कि अगर हम ये achieve कर लेते हैं पहला वाला point, तो दूसरा ये होगा कि इन्वेस्टर्स के लिए आसानी हो जाएगी. इन्वेस्टर्स को जो है मार्केट में जाके एनालाइज करके मॉडल बनाकर फेयर वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होगी. दे कैन जस्ट व्यू द फेयर वैल्यू बैलेंस शीट और उसके हिसाब से डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी. सही है ना. ये जो है ना, दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल बैलेंस शीट. ठीक है. ट्रेडिशनल बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, यू हैव दिस एसेट्स एंड देन दिस इज लायबिलिटी. एसेट्स के अंदर जो है यू हैव फिक्स एसेट्स जिसको हम कहते हैं लॉन्ग लिव रियल एसेट्स, एंड शॉर्ट लिव रियल एसेट्स जिसको हम कहते हैं करंट एसेट्स. दीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट. यहाँ पे जो है ना हमने लिखा हुआ है कि जो आपने जिस पे आपने बाई किया उस पर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. देन यू हैव इंटेंजिबल एसेट्स. यहाँ पे देन ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. नाउ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर फर्म्स, वैल्यू बेस्ड अपॉन मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि देयर आर 3 मोटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ट्रेडिंग है, अवेलेबल फॉर सेल है, या हेल्ड फॉर मेच्योरिटी है. तो उस मोटिव के हिसाब से वो वैल्यू की जाती है. तो ये भी हमेशा मार्केट वैल्यू पे नहीं होती. दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी मोटिव क्या है. और थर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ट्रू इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ब्रांड नेम, पेटेंट एंड कस्टमर डिड नॉट शो अप. द ओनली इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इज गुडविल, is the plug variable that is a consequence only if you do an acquisition. ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली सारे इंटेंजिबल एसेट जो आपके ब्रांड नेम है वो सब आपके नहीं आते इसके अंदर. ठीक है. Then you have liabilities, iniquities, and you have a current liability, you have long-term liability, debt obligation, you have other liability, long-term obligations like leases वगैरह, and then you have equity. तो then you have equity represents original capital invested. तो नाउ लाइबिलिटी साइड तो इतना प्रॉब्लम नहीं है. असल जो प्रॉब्लम है वो एसेट साइड पे. यानी ये जो पूरा जो एसेट्स की हमने डिस्टिंक्शन की है, इस पूरे इसके अंदर दे आर मैनी काइंड ऑफ एसेट्स, या जिसको हम एसेट नहीं कहेंगे अकाउंटिंग टर्म में, बट दे कैन हैव इम्पैक्ट ऑन योर वैल्यूएशन. वो सारी चीज़ें नहीं आ सकती. फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बात भी कर दी कि ब्रांड नेम या उसकी ब्रांड, उसके पेटेंट्स अगर वो हैं, ये सब चीज़ें इसमें शो नहीं हो रहे होते. सो हाउ वुड यू, तो जब बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं हो रही होती है, क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में वो एसेट नहीं कहला सकते, क्योंकि एसेट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास मौजूद हो. व्हाट अबाउट एन आइडिया. अगर आपके पास आइडिया है और वो आइडिया आपका हिट हो जाता है, तो जो आपकी वैल्यूएशन होगी वो फ्यूचर पॉसिबल बेनिफिट ऑफ दैट आइडिया होगी, विच इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय इन एज एन एसेट इन अ अकाउंटेंट सेंस. तो क्या करें इसका जो है बेसिकली एक वर्क अराउंड निकाला है. दिस इज बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू बैलेंस शीट. ठीक है. ये एक आप समझ लें कि इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एसेट्स के 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया. ठीक है ना. एक है एसेट इन प्लेस एंड वन इज ग्रोथ एसेट. एसेट इन प्लेस क्या है, रिकॉर्डेड एट इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन कैश फ्लोज एंड रिस्क, नॉट एट ओरिजिनल कॉस्ट. तो जितने भी आपके एसेट्स हैं, जैसे लाइक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लिव्ड एसेट, लाइक शॉर्ट लिव्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल, ये सारे जो है आप जो है कैश फ्लोज और रिस्क के हिसाब से, यानी अदर वर्ड्स आप जो है ना उसको मार्केट वैल्यू पे करें, ना उसको आप बुक वैल्यू पे करें, उसको आप फंडामेंटल मॉडल के हिसाब से कैश फ्लो जनरेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से करें.
तो you value the first principle is you value all the assets based on its cash flow generating capabilities. ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि आपके पास एक गाड़ी मौजूद है या एक प्रॉपर्टी पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसकी जो है बुक वैल्यू कुछ और होगी, सही है ना, मे बी मार्केट वैल्यू कुछ और हो, लेकिन अगर इफ यू पुट इन अ मॉडल के उस पीपीई से जो है आप फॉर एवर अगर आपके पास मौजूद है तो हाउ मच कैश फ्लो यू कैन जनरेट, तो आप पहले मॉडल में बनाएंगे, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह आप उसको कैश फ्लोज डालेंगे, उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. सो दैट वुड बी द राइट वैल्यू ऑफ दैट एसेट. तो कैश फ्लो के हिसाब से एसेट इन प्लेस की आप वैल्यू लग लें, ठीक है ना. इससे आपकी वो मसला हल हो जाएगा विच इज़ बेसिकली, क्योंकि हम ये मार्केट वैल्यू पे भी नहीं जा रहे, बिकॉज मार्केट वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत आती है, जो हमने पहली बात की थी. और ये इट्स बेसिकली अ मिडिल ग्राउंड बेसिकली, जिसके अंदर जो है आप उसको उसके मॉडल के हिसाब से यू कैन प्लेस एसेट द करंट एसेट्स. तो वो पहला मसला आपका हल हो जाएगा कि जो आपके एसेट्स हैं वो सही वैल्यू नहीं हुए हुए, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको एक गुडविल क्रिएट करनी पड़ती थी. अगर लेट सपोज आपके एसेट पहले ही सही वैल्यू होंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू आपके बुक वैल्यू की इक्वल होगी इन एसेट्स के, तो देयर विल बी नो गुडविल एट द फर्स्ट प्लेस, तो देयर इज नो प्लग इन. दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो है कि एसेट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते लेकिन वो वैल्यूएशन में आते हैं, ठीक है. तो वो क्या होते हैं, उसको इन्होंने क्लासिफाई किया ग्रोथ एसेट. ये एसेट जो है ये इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट कहता हूँ, आपके पास आपने एक आइडिया बनाया, लेट सपोज आपने लॉन्च किया विंडोज, ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट है, उसने कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, लेट सपोज टीम लॉन्च किया. अब जिस वक्त उसने लॉन्च किया तो वो एक आइडिया के फॉर्म में था. उस आइडिया को जब इन्होंने इम्प्लीमेंट यानी उसकी फिजिबिलिटी बनाई तो उन्होंने बताया कि दैट विल क्रिएट एन एनपीवी ऑफ लेट सपोज $500 million. तो नाउ दैट आइडिया जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसने उसकी वो दैट वुड बी एबल टू क्रिएट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर बैलेंस शीट बाय $500 million. तो उस आइडिया की वैल्यू $500 million या 500 million की आपकी बैलेंस शीट में आनी ज़रूरी है. अगर वो नहीं आएगी तो कभी भी आपकी बैलेंस शीट जो है वो मार्केट वैल्यू को मैच नहीं करेगी. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट विल बी क्रिएटेड बाय फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स. तो ये बेसिकली वो आइडियाज़ होते हैं जो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आती है. तो वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी गूगल की या उसमें, तो उसके इसमें जो है बहुत सारे जो एसेट्स होंगे उसके वो ग्रोथ एसेट्स होंगे विच आर नॉट रियल एसेट्स, ठीक है. तो दैट वैल्यू डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, एक्सेस रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट. अगेन प्रोसेस वही होगा कि यू उन आइडियाज, वो जो आपके आइडिया है अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो व्हाट विल हैपन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. तो पहले साल का रेवेन्यू क्या होगा, दूसरे साल का क्या होगा, तीसरे साल का क्या होगा, तो आप वो सारे एस्टिमेट करेंगे बेस्ड ऑन अ सब्जेक्टिव जजमेंट. यस, लेकिन ये कि आप मॉडल बना के try to estimate as objectively as possible and then उसका present value ले लेंगे. तो the total value of the idea है that is basically the value of that growth assets. तो अगर आप ये देखें ब्लू चिप कंपनीज में या खास तौर पे टेक कंपनीज में जो वैल्यू ऑफ आइडिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ एसेट इन प्लेस. इसी वजह से जो उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है. मैं एग्जांपल कहूँ आपको, अगर आप बैलेंस शीट देखें अल्फाबेट की, उसमें अगर आपके पास 1 ट्रिलियन की कंपनी है तो उसमें 500 बिलियन का कैश पड़ा होगा. तो वो दिस इज द सरप्लस ऑफ दैट आइडिया जो कि उसने लिया है. वो एक्चुअली दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ थिंग जो कि यूज हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना. तो एक्चुअली क्या यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो उसका आइडिया है, ठीक है. तो उस आइडिया की वर्थ है. तो समटाइम्स हम ये कर रहे होते हैं कि वो हम आइडिया को इंक्लूड नहीं कर रहे होते, सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है. लायबिलिटी साइड पे कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि दे आर ऑलरेडी फिक्स क्लेम ऑन कैश फ्लोज, ये सब तो इतना बड़ा इशू नहीं होता. और इक्विटी साइड इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी रिफ्लेक्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट द ट्रू वैल्यू ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना. अगेन हमने इन जो भी सारे इसके अंदर जो आइटम्स हैं उसको हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करना है. सो वुड बी द इक्विटी, तो इक्विटी वुड बी द रेजिलिएंट फैक्टर. और इससे ये होगा कि अगर आप तमाम एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें से डेट माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी खुद ही आ जाएगी. इस बैलेंस शीट में यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, यू डोंट हैव टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग, यू डोंट हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन द मॉडल. उसके बाद कैश फ्लोज निकालें, उसने कैश फ्लोज से प्राइस निकालें और उससे आप एडजस्ट करें. तो ये कॉन्सेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू बैलेंस शीट का. तो इससे फ़र्क ही होगा, इससे फ़ायदा एडिशनल चीज़ आपको क्या मालूम होती है, इससे एडिशनल चीज़ ये मालूम होती है कि अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये नहीं मालूम कि वो उस इंट्रिंसिक वैल्यू के सोर्सेज क्या हैं, कि क्या वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो एसेट इन प्लेस के थ्रू आ रही है, यानी कि आपके एसेट जो हैं, जो करंट एसेट्स हैं
उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, नहीं आपका जो करंट बिजनेस है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, या ये कि आप समझ लें कि वो जो भी आप बनाएंगे वो प्रोडक्ट यानी कि उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ गई है, या ये कि आपके कॉन्सेप्ट की वजह से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको जो है अकाउंटिंग यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर नहीं शो होगी, विच यू कैन इजीली यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोथ एसेट और इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिक्स एसेट इन प्लेस। इसके अलावा भी आप ये भी देख सकते हैं कि ये फिक्स एसेट कौन से फिक्स एसेट से आ सकता है, कि ये शॉर्ट लिव से है, लॉन्ग लिव से है, अमूमन लॉन्ग लिव से ज़्यादा होता है, और ग्रोथ एसेट में कौन सा आ सकता है। तो आपके पास एक पूरी डिसक्लासिफिकेशन हो जाती है कि आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट, ये साइड बाय साइड अप्लाई हो सकता है। तो ये तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड बैलेंस शीट थी। दूसरा एक मार्केट वैल्यू बेस्ड है, तो मार्केट वैल्यू के अंदर क्या है, वो उसके अंदर भी यू कैन से कि ऑलरेडी मेड एग्जिस्टिंग वैल्यू, अब इसमें अंदर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एट द मार्केट वैल्यू। तो इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज जनरेटेड बाय कैश फ्लो टुडे, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू वही वाली बात है, इन्वेस्टमेंट येट टू बी मेड, उन्होंने क्लासीफाई इसी तरह कर दिया, लेकिन आपने चीज़ें रिकॉर्ड की हैं मार्केट वैल्यू के ही हिसाब से। सही है ना। तो अगेन अनदर कॉन्सेप्ट इज दिस। ठीक है, तो बेसिकली जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग बैलेंस शीट वर्सेस इंट्रिंसिक, तो बेसिकली वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे सपोर्ट करती है। तो इट्स अ मिडल वे अराउंड बिटवीन योर बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, इवन इन वेल फंक्शनिंग मार्केट देयर विल बी अ डाइवर्जेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ केसेस। एक साइड पे आपकी मार्केट वैल्यू समटाइम्स जो है वो नॉट वेल फंक्शनिंग मार्केट में देयर विल ऑलवेज बी अ डाइवर्जेंस, यानी कि इसी वजह से वी रिलाई ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू कि मार्केट वैल्यू में समटाइम्स आपकी मार्केट एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से कम हो जाती है, यानी कि नॉइज होती है मार्केट के अंदर। वो नॉइज के फैक्टर की वजह से आपकी जो शेयर्स की प्राइस है वो राइटली वैल्यूड नहीं होती। दैट इज वाई वी रिलाई मोर ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। हम इसको नॉइज इसलिए कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो ये नॉइज एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये ट्रेंडलेस होती है, इसको स्टोकेस्टिक कहते हैं नॉइज को। तो अगर कोई चीज़ स्टोकेस्टिक है तो उसको नॉइज कहेंगे बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो इस वजह से अगर वो कैंसिल आउट हो जाती है तो आप मूविंग एवरेज ले लें 50 वीक का, तो वो दैट विल बी मोस्ट क्लोजर टू द इंट्रिंसिक और फंडामेंटल वैल्यू रादर देन टेकिंग अ वन डे नेक्स्ट डे वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू ज़्यादा बेसिक रिफ्लेक्ट करती हैं तो हम ये भी कहते हैं कि मार्केट वैल्यू में नॉइज़ होती है। तो इस वजह से जो है उस नॉइज़ को कम करने के लिए आप उसको की बजाय फंडामेंटल या इंट्रिंसिक वैल्यू ले सकते हैं। सही ना। तो दैट विल बी डाइवर्जेंस हो सकती है। अच्छा, वेल फंक्शन में भी हो सकती है डाइवर्जेंस। द ड्रीमर हैज़ टू फर्स्ट डिसाइड विच बैलेंस शीट would he be like to account for. Even if you are able to write up every asset on or to intrinsic value, all that you will be obtain is fair value of asset in place of the company. Growth asset will either be impossible to value. So bottom line क्या, fair value accounting even if done precisely will create two-tier system, providing accounting values that are closer to true value for mature business and divergence value for growth business. So it's basically a workaround. ठीक है, बाकी चीज़ें मैं इसमें नहीं जा रहा कि इसमें वॉलीटिलिटी और वो सब क्या है, ये आप लोगों का इतना नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताना था। सो तो ये चीज़ थी थोड़ी सी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस तो वो हम कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। क्लियर हुई, समझ में आई बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को? एनीबडी? इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है सर, अभी तो बेहतर है। सॉरी क्या? तो सर अभी तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आपके उसमें किताब में नहीं था, लेकिन ये कि क्योंकि हम आगे जाके सारे वैल्यूएशन पे ही बेस करते हैं, सो आई थॉट के जो है इट्स बेटर के जो है हम उसको डिस्कस कर लेते इस कॉन्सेप्ट को। वैसे कंपनीज ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अप्रोच जो है ये अडॉप्ट करती है, मतलब नेट पे इसका डेटा अवेलेबल होगा? इंटरनली करती हैं, एक्सटर्नली नहीं करती। देखें वही ये एक्सटर्नली तो देयर इज एक तो ये कि जो आपके डिस्क्लोजर होते हैं उसके अंदर देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इस तरह की अकाउंटिंग को सपोर्ट कर सके ना। तो और इसके अंदर सब्जेक्टिविटी बहुत है, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू जब आप निकालते हैं तो उसके अंदर वैल्यू जजमेंट का बड़ा ताल्लुक होता है।
तो बिकॉज वो सब्जेक्टिव होता है तो इस वजह से ये आपको कहीं बुक्स पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन इंटरनल रिपोर्टिंग के अंदर जो है ये कंपनीज करती हैं, बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जो है वो करते हैं, ये रिसर्च एनालिस्ट करते हैं जब आप वो अपने मॉडल्स बनाते हैं कंपनीज के बारे में। सो वो तो इट्स मोर ऑफ अ टूल रादर देन अ स्टैंडर्ड ना। लेट्स से अगर कंपनी अगर ऑन द रिकॉर्ड अगर इसको करना शुरू कर दे, तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल में उसकी चूंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो टैक्स भी इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसा ही है सर? हाँ, टैक्स का भी आएगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू जब आप ले जाएंगे वो किसी मार्केट उसमें जाएंगे, नेट इनकम में जाएगी, जब नेट इनकम में जाएगी तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये वजह है, बिल्कुल ये हो सकती है। दूसरा, लेकिन इसमें जो है टैक्स का वजह नहीं है, रेगुलेटर क्यों इसको डिस्करेज करते हैं, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी है। क्योंकि हमने बात की ना कि मार्केट वैल्यू इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया कि मार्केट वैल्यू से वेरिएशन इनकम स्टेटमेंट बहुत सारी आएगी, जैसे आपने सर बात की ये तो टैक्स। जी सर ये इमेजिनरी पर्पसेस की वजह से भी तो हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में इसकी जो है वो चेंजिंग कितनी होगी, ये भी तो एक वजह हो सकती है हाँ, जो। ये मैं इसको सब्जेक्टिविटी कह रहा हूँ। तो जी आप देखें ना, अगर हम मार्केट वैल्यू से भी लगाएंगे तब तो वेरिएबलेशन आ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक वर्क अराउंड क्या कि इंट्रिंसिक वैल्यू से लगाए। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, वो बेस करेगी कि आपकी वैल्यू जजमेंट के हिसाब से कि व्हाट आप जो है मॉडल में जो वैल्यूज हैं वो क्या पुट कर रहे होते हैं और उसको आप डिस्काउंट किस तरह से कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्टिवनेस आ जाती है। तो जब सब्जेक्टिवनेस आ जाती है तो वहाँ पे दो दो लोग की सब्जेक्टिविटी की वजह से जो है डिफरेंस आंसर आ सकते हैं। इस वजह से जो है ना इसको यूज़ नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पे सब्जेक्टिविटी जो है ना वो ग्रोथ एसेट में बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है ऑन ग्राउंड, एक पेपर पे मौजूद है, तो वो उसकी वैल्यू तो हर बंदे के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है ना। आप समझते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट हिट होगा तो आप उसी हिसाब से इसकी मॉडलिंग बनाएंगे। अगर कोई दूसरा बंदा समझता है नहीं इसकी तो यूजलेस है, मार्केट में इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो वो उसके हिसाब से मॉडल करेगा। तो आपकी क्योंकि सब्जेक्टिविटी होती है तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, व्हेन यू कैन नॉट कंपेयर, तो फिर आप जो है उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये एज अ स्टैंडर्ड यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। और इसलिए इसमें कहा है मार्जिनलिस्टिक अप्रोच के यू कैन यूज़ इट साइड बाय साइड। आप अपने स्टैंडर्ड्स के साइड बाय साइड आप यूज़ कर लें। तो यहाँ एक क्वेश्चन और भी है कि जब जी दो बिजनेस आपस में मर्जर होते हैं, अक्सर होता है कि बड़ा ग्रुप एक छोटे बिजनेस को जो है वो हाँ। मर्ज करता है, तो वो करंट बैलेंस शीट को देखते हुए उसकी वैल्यू जज करते हैं, या ये फेयर अकाउंटिंग उस वक्त ये अप्लाई फेयर होती अकाउंटिंग से करते हैं। देखिए ना, सवाल ये है कि अगर करंट, देखें एक पॉइंट समझ लो, अगर अगर आप ये करंट वैल्यू से वो करते हैं तो दे विल नॉट बी एनी गुडविल एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वो उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा कुछ देते ही नहीं। लेकिन अमूमन आप ये देख रहे होते हैं कि आपका जो बिजनेस जब एक्वायर किया जाता है तो वो आपको बुक वैल्यू से ज़्यादा कुछ पे कर रहा होता है। तो इसी बुक वैल्यू से ज़्यादा पे करने की वजह से गुडविल क्रिएट होती है। सो दैट मीन्स के वो जो बिजनेस जो एक्वायर किया है उसने आपके करंट वैल्यू को देखा ही नहीं है, आप आपके बुक वैल्यू को देखा है, आपके आपके मार्केट वैल्यू को या आपके इंट्रिंसिक वैल्यू को देखा है। ये वो यानी इन अदर वर्ड्स उसने जो है मॉडल बना के आपके एसेट्स को की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, और उसके हिसाब से उसने जज किया है कि आपके एसेट की वैल्यू ये होनी चाहिए, और उसका डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड दैट एसेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू हिम, वो जो है वो दोनों के जो डिफरेंस होगा उसको आप गुडविल का नाम दे देते हैं। ठीक है ना। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? और ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। सो इफ यू हैव फर्दर इसको क्वेश्चन है तो करते हैं, वरना विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर केस। तो आज हमारा जो था वो केस डिस्कस करना था। कोई और सवाल है? नो सर, नो सर। चलें, तो अब हम जो है ना इस पे आ जाते हैं, केस पे। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग द केस। तो ये जो